जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर नंबर 15 पर परिचर्चा करेंगे। और अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है समष्टि, जिसे व्यापक भी कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र या वृहत अर्थशास्त्र, इसे अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी नाम कहते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में व्यापक अर्थशास्त्र, उसकी परिभाषा, विशेषता, महत्व के बारे में जानेंगे कि व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, व्यापक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसकी समुचित परिभाषा क्या होगी, व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है, व्यापक अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हम सब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो व्यापक अर्थशास्त्र, जिसे हम समष्टि या बृहत या अंग्रेजी में मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और मैक्रो शब्द, ये जो मैक्रो शब्द है यह ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है। मैक्रो जो शब्द है यह ग्रीक को यूनानी भी कहते हैं। मैक्रो जो शब्द है, मैक्रो, यह ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है। और मैक्रोस का मतलब होता है बृहत या बड़ा, बृहत या बड़ा, मतलब आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें बड़े बड़े तथ्यों का, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, व्यापक अर्थशास्त्र कहलाता है। मतलब प्रश्न होगा कि व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, तो पहले ही कर दिया कि व्यापक जो है उसे अंग्रेजी में मैक्रो कहते हैं। और मैक्रो जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द मैक्रोस से लिया गया है। और मैक्रोस का मतलब होता है व्यापक या बड़ा, आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा जिसमें किसी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण क्षेत्रों का, किसी अर्थव्यवस्था का व्यापक पैमाने पर, किसी अर्थव्यवस्था के विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय व्यय, राष्ट्रीय निवेश का अध्ययन किया जाता है। मन में दूसरा बात होगा, तो व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है, व्यापक अर्थशास्त्र की विशेषता क्या है। तो आपको बता दें कि व्यापक अर्थशास्त्र की अनेक सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है समस्त इकाइयों का अध्ययन। व्यापक अर्थशास्त्र का पहली विशेषता है समस्त इकाई, मतलब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जितनी इकाई हैं उन सभी इकाइयों का समग्र रूप से, वन बाई वन नहीं, ऑल इन वन, पूरे का एक बार अध्ययन किया जाता है। दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यापक अर्थशास्त्र जो है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यह अर्थव्यवस्था के किसी एक पक्ष का, एक क्षेत्र का अध्ययन नहीं करती है, बल्कि किसी अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पक्षों का, संपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन करती है। दूसरा, समष्टि आर्थिक चक्र, समष्टि आर्थिक चर, व्यापक अर्थशास्त्र चूंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, और इसमें समिष्ट मतलब समग्र आर्थिक चरों का अध्ययन करते, जैसे राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, सकल राष्ट्रीय उत्पादन, कुल राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, मतलब समिष्ट आर्थिक चक्र, अर्थव्यवस्था का जो संपूर्ण चक्र है, चाहे वह राष्ट्रीय आय हो, राष्ट्रीय व्यय हो, समग्र मांग हो, समग्र पूर्ति हो, समग्र निवेश हो, इन सबको हम समिष्ट आर्थिक चक्र कहते हैं, का अध्ययन किया जाता है। और समिष्ट उपकरण, समष्टि उपकरण का मतलब होता है कि व्यापक अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति, याद रखें वस्तुनिष्ठ का इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और आय की नीति, राजकोषीय नीति का संबंध, मौद्रिक नीति का संबंध और आय की नीति के संबंध के बारे में चर्चा हम व्यापक या समष्टि या बृहत अर्थशास्त्र में करते हैं। अगला प्रश्न होगा, तो व्यापक अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, व्यापक अर्थशास्त्र में हम किन किन चीजों का
अध्ययन करते हैं तो व्यापक अर्थशास्त्र का के अध्ययन की जो विषय वस्तु है वह बड़ा ही व्यापक है, बड़ा ही विशाल है। जैसे सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत, इसके विषय वस्तु की बात करते हैं, अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं, तो व्यापक अर्थशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है वह बड़ा ही विशाल है। पहला है कि सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत। व्यापक अर्थशास्त्र में मुद्रा और मुद्रा के पूर्ति के विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है और मुद्रा के पूर्ति पर किन किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। कीमत का निर्धारण कैसे होता है और कीमत के निर्धारण पर किन किन तथ्यों का, मतलब सामान्य कीमत स्तर, मतलब सामान्य कीमत का निर्धारण कैसे होता है, कीमत के निर्धारण पर किन किन तथ्यों का प्रभाव पड़ता है, उन सारी चीजों का अध्ययन यहाँ किया जाता है। उसके बाद मुद्रास्फीति कि मुद्रा के आंतरिक वैल्यू में गिरावट कैसे होती है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी कैसे आती है, इन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद व्यापार चक्र, व्यापार वस्तु का विनिमय अदला बदले व्यापार कहलाता है। और आप जानते हैं कि व्यापार में उतार और तेजी और मंदी आते रहते हैं, तो व्यापार में जो तेजी और मंदी आते हैं उस तेजी और मंदी को सम्मिलित रूप से हम व्यापार चक्र के नाम से जानते हैं। व्यापार में जो तेजी मंदी होते हैं उस तेजी मंदी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, व्यापार चक्र कहते हैं। तो व्यापक अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के व्यापार में जो तेजी होता है या जो मंदी आती है उस तेजी और मंदी के बारे में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत, व्यापक अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है किसी अर्थव्यवस्था का विकास किस गति से हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है। व्यापक अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के विकास की दिशा और विकास की गति का अध्ययन किया जाता है। और वितरण का समष्टि सिद्धांत, व्यापक अर्थशास्त्र में वितरण और वितरण के सिद्धांतों के बारे में कि वस्तु का वितरण कैसे होता है, वस्तु का बंटवारा किस सिद्धांत किस तरीके से होता है, इस सब का संपूर्ण समग्र तरीके से अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसके अलावा आय और रोजगार, आय का किसी मजदूर को कितना आय दिया जाए, रोजगार का निर्धारण कैसे हो, इन सारे तथ्यों का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरा प्रश्न होगा तो व्यापक अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है। व्यापक अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में या किसी अर्थव्यवस्था के विकास में क्या महत्व है, तो व्यापक अर्थशास्त्र का किसी अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापक अर्थशास्त्र का किसी अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे, तो नंबर 1 में सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण। सरकार जो अपनी आर्थिक नीति का निर्माण करती है, सरकार जो अपने आर्थिक नीति का निर्माण करती है, उस आर्थिक नीति के निर्माण में व्यापक अर्थशास्त्र का ही सहारा लेती है। व्यापक अर्थशास्त्र की सहायता से ही सरकार अपने आर्थिक नीति का निर्माण करती है। दूसरा, आर्थिक विकास। आप जानते हैं पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है। पूंजी निर्माण को आर्थिक विकास का कुंजी कहा जाता है। तो देश का आर्थिक विकास कितना हो रहा है, किस गति से हो रहा है, विकास का दर क्या है, तो देश के आर्थिक विकास के गति का अनुमान हम व्यापक अर्थशास्त्र से ही लगा सकते हैं। अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन, व्यापक अर्थशास्त्र किसी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करती है। मतलब व्यापक अर्थशास्त्र में ही सुई निर्माण से लेकर जलयान के निर्माण तक के बारे में चर्चा किया जाता है। एक देश की छोटी छोटी इकाइयों से लेकर बृहत पैमाने के उद्योगों के बारे में चर्चा किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन में सहायक, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के, यहां तो मैक्रो पढ़ रहे हैं, माइक्रो मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अगर अध्ययन करना है, किसी एक व्यक्ति को जानना है, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। उसी प्रकार अगर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का बारीकी से अध्ययन करना है, कुशलता पूर्वक अध्ययन करना है, तो आपको व्यापक अर्थशास्त्र को जानना होगा। मतलब छोटे छोटे चीजों को जानने के लिए बड़े चीजों को जानना बेहद जरूरी है। और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, मतलब कोई देश हमसे कितना आगे है, उसकी राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय खुशहाली, राष्ट्रीय प्रसन्नता, निवेश विनिवेश,
पूंजी निर्माण कितना कम है या कितना ज़्यादा है, इस बात की जानकारी हमें व्यापक अर्थशास्त्र से ही पता चलता है। तो व्यापक अर्थशास्त्र का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अलावा प्रश्न होगा तो व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं, व्यापक अर्थशास्त्र की हानियां क्या हैं। तो आपको बता दें कि व्यापक अर्थशास्त्र की बहुत सारी हानियां भी हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं। पहली कमी है सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास। मतलब अगर पूरा समग्र रूप से किसी काम को किया जाए, लोग कहता है सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास। कुछ विद्वानों का कहना है, अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यदि सामूहिक रूप से सभी लोग किसी खास काम को करने लगे तो अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगा। व्यापक अर्थशास्त्र ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रक हैं जहां सभी लोग उस काम को करना प्रारंभ कर दें तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जैसे व्यक्ति और किस समाज की बात करते हैं, तो एक व्यक्ति बचत करता है तो उस व्यक्ति के विकास के लिए सहायक है, वह व्यक्ति तरक्की करेगा। लेकिन संपूर्ण समाज के लोग यदि बचत करना शुरू कर दे तो अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। मतलब एक व्यक्ति बचत करता है तो समाज के लिए लाभदायक है, लेकिन समाज के सभी लोग बचत करना शुरू कर देते हानि होगा, क्योंकि सभी लोग बचत करेगा तो उपभोग नहीं कर पाएगा, उपभोग नहीं करेगा उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो जितने कल कारखाने हैं क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो विरोधाभास क्या है कि एक व्यक्ति बचत करता है तो उसके लिए अच्छा है, लेकिन सभी लोग यदि बचत करना शुरू कर दे देश के विकास के लिए घातक होगा। दूसरा, बैंक जमा संबंधी खतरा कि सभी आदमी अपने बचत को बैंक में जमा करता है। अगर एक व्यक्ति बैंक से अपना सारा रुपया निकाल ले तो बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग यदि बैंक से अपना रुपया निकालना शुरू कर दे तो बैंक क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो व्यापक अर्थशास्त्र की दो हानियां हैं, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना और सामूहिक अर्थशास्त्रियों का विरोधाभास। अब व्यापक अर्थशास्त्र की आधारभूत धारणाएं की बात करते हैं। तो व्यापक अर्थशास्त्र वस्तु, तो वस्तु जितना संसार में है दो वर्गों में बांटा गया है, एक उपभोग की वस्तु, दूसरा उत्पादक वस्तु। तो जिस वस्तु का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं या जिस वस्तु का हम प्रयोग कर लेते हैं, खरीद कर लाते हैं इसलिए ताकि उसका हम प्रयोग कर सके, खरीद के लाने पर दूसरे के हाथ में बेचे नहीं। तो जिस वस्तु को हम इसलिए खरीदते हैं ताकि उसको हम अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रयोग कर सकें, उसे उपभोग की वस्तु कहते हैं। और उत्पादक वस्तु, उत्पादक वस्तु वह वस्तु है जिसको हम इसलिए क्रय करते हैं, खरीदते हैं ताकि हम दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकें। तो उपभोग की जो वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक टिकाऊ, दूसरा गैर टिकाऊ। टिकाऊ वस्तु वो है जिसको हम अधिक वर्षों तक, अधिक दिनों तक प्रयोग कर सकते हैं, टिकाऊ वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु का हम प्रयोग कुछ ही दिनों, कुछ ही घंटों या कुछ ही महीनों कर सकते हैं, उसे गैर टिकाऊ या शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु कहेंगे। उत्पादक वस्तु के भी दो प्रकार हैं, एक मध्यवर्ती वस्तु। पहला कौन है, मध्यवर्ती वस्तु। मन में प्रश्न होगा कि मध्यवर्ती वस्तु किसे कहते हैं, तो अर्धनिर्मित वस्तु को, जो वस्तु पूरा पूरा नहीं बना है, अर्धनिर्मित वस्तु को हम मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। जैसे गन्ना का रस, गन्ना से चीनी बनता है, लेकिन गन्ना को यदि रस बना दिया जाए तो अर्धनिर्मित वस्तु है, क्योंकि रस को जलाने के बाद तब चीनी या मीठा का निर्माण होता है। पूरक वस्तु, सॉरी पूंजीगत वस्तु, पूरक वस्तु नहीं, पूंजीगत वस्तु यहां लेंगे आप। पूंजीगत वस्तु की बात करते हैं तो उत्पादन के प्रक्रिया में जो हमें सहायता प्रदान करता हो, उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उनको हम पूंजीगत वस्तु के नाम से जानते हैं, और इसे के अंतर्गत मशीनरी को रखा गया है। तो धन्यवाद। आज के इस अर्थशास्त्र में एक छोटा सा चैप्टर था। हम लोग कल आय का राष्ट्रीय प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब आय के राष्ट्रीय प्रवाह या आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में कल के वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।